एपिसोड 33 रोमांटिक नाइट। सुबह का वक्त, ओनिर का घर। ओनिर अपने हॉल में बैठकर किसी से बात कर रहा था कि तभी वहां आकर एक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ। उम्र 47 साल थी। उसे और देखने में भी अच्छा था। ओनिर ने जब उसे देखा तो जल्दी से खड़ा हुआ और इंस्पेक्टर की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो ऑफिसर, टेल मी हाउ कम। यह सुनकर सामने वाला बोला, ओनिर तुम मुझे आदित्य बोल सकते हो। ये सुनकर ओनिर मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू यार, लेकिन अब तो ऑफिसर बन गया है। आदित्य बोला, तू भी तो ऑफिसर ही था। लेकिन तभी ओनिर पलट गया और बोला, नहीं आदि, मुझे इंसाफ चाहिए और शिवांशी रजावत से मेरा इंसाफ और बदला तब पूरा होगा जब वो भी अपने प्यार के लिए तड़पेगा। यह सुनकर आदित्य ने ओनिर के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैंने कहा था ना कि शिवांशी रजावत को प्यार होगा, और देख हो गया। और अब देख एसीपी ने क्या प्लान बनाया है। ये सुनकर ओनिर बोला, प्लान तो अच्छा है, लेकिन वो है बहुत शातिर, हर बार बच जाता है। तभी आदित्य मुस्कुराया और बोला, वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते थे कि उसे कैसे कमजोर करे। अब तो उसकी जान हमारे हाथों में होगी। ओनिर बोला, एसीपी ने जो कहा है वैसा करना, और आज तो होगा उसके प्यार परवार। ये सुनकर आदित्य बोला, अब निकल रहा हूँ, क्योंकि एक नजर शिवांशी रजावत जो भी देख लूं तभी तो एसीपी को रिपोर्ट करूंगा। ओनिर ने हाँ बोला तो आदित्य निकल गया। पिछली रात क्यारा और जीवन रावत। ये सुनकर क्यारा उसे देखने लगी और तभी जीवन रावत ने क्यारा को अजीब नजरों से देखा और अजीब मुंह बनाकर बोला, पहले मुझे खुद को सौंप दो, फिर बताता हूँ। ये सुनकर जीवन रावत की ड्रेस से ऊपर से उसकी बॉडी को देखते हुए बोला, ओके बताता हूँ। इतना बोलकर जीवन ने सब कुछ क्यारा को बता दिया और क्यारा का चेहरा चमक गया। वो जीवन के ऊपर बैठकर बोली, अब जो करना है वो कर लो, वैसे भी बहुत परेशान हो रही हूँ, अब कल किसी का इंतजाम करूंगी, आज तो तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी ये जीवन तो करीब आता ही नहीं है, जब तक ये करीब नहीं आने लगता तब तक कुछ करना होगा ना। ये सुनकर जीवन रावत मुस्कुरा दिया। फिर क्यारा जीवन के कपड़े उतारने लगी और जीवन उसका। कुछ वक्त में जीवन और क्यारा एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे और क्यारा और जीवन एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे थे। सुबह का वक्त, रजावत पैलेस। बुआ जी अपने कोने वाले रूम में अपने आदमियों की मदद से अभेद तक ले आई थी और अभेद की चोट पर मरहम लगा रही थी और अभेद अब तक दर्द से चीख रहा था। अभेद का दर्द देखकर बुआ जी रोते हुए बोली, ये बहुत गलत किया तुमने शिवांग, मेरे बेटे के साथ तुमने ये कर दिया, और वो भी उस विधवा के लिए। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि दर्द क्या होता है। जैसा दर्द तुमने मेरे बेटे को दिया है वैसा ही दर्द मैं तुम्हारी प्यारी बीवी को दूंगी, और तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। इतना बोलकर वो फिर से अपना काम करने लगी। शिवांग का कमरा। नंदिनी अब तक उठकर तैयार हो गई थी और ओम को नहा कर के उसे रूम में मिरर के सामने तैयार कर रही थी। तभी शिवांग की आँख खुली तो वो नंदिनी को देखने लगा। नीले रंग की शिफॉन साड़ी और उसमें नंदिनी के खुले गीले बाल और उस पे ओम को तैयार करना और उसके साथ थोड़ी मस्ती करना वो बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन शिवांग की नजर तो नंदिनी की बैकलेस ब्लाउज में से दिखती उसकी गोरी पीठ और गोरी कमर पे थी। शिवांग को नंदिनी के करीब जाना था तो वो नंदिनी को देखते हुए ओम से बोला, ओम बेटा, तुम्हें पता है बाजीगर और जीसू भी आई है हमारे साथ, आप मिलना चाहोगे? ये सुनकर ओम तो जैसे चहक गया और खुश होकर बोला, हाँ चाचू, मुझे मिलना है। शिवांग शर्टलेस ही था। वो ऐसे ही बिस्तर से उठा और नंदिनी के पीछे खड़ा होकर ओम को देखने लगा। इधर नंदिनी की तो ये सोचकर जान निकल रही थी कि अब ओम को भेज देंगे, शिवांग फिर से उसके साथ कुछ करने वाला है। नंदिनी ये सब सोच रही थी कि तभी शिवांग ओम को देखते हुए बोला, जाओ ओम, नीचे है बाजीगर और जीसो। ये सुनकर ओम ने नंदिनी को देखा और बोला, मम्मा, मैं मिलकर आता हूँ जीसो और बाजीगर से, आप भी मिलना। ये सुनकर नंदिनी एक फीकी मुस्कान दी तो ओम जल्दी से हवा की तरह निकल गया। ओम के जाने के बाद शिवांग पीछे से ही नंदिनी को देखे जा रहा था। तभी नंदिनी भी अपने धीरे कदमों से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी शिवांग ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसके अगल बगल हाथ रखकर खड़ा हो गया। ये देखकर नंदिनी ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और कांपते हुए बोली, वो शाना है मुझे भी।
ये सुनकर शिवांग नंदिनी के और करीब आया। रात में फिर भी हल्की रोशनी थी और अब तो नंदिनी को साफ साफ शिवांग की बॉडी दिख रही थी और शिवांग उसके करीब आ रहा था। फिर वो उसके गाल के पास आया और अपने गाल को उसके गाल को टच करते हुए एक कशिश के साथ आगे बढ़ते हुए बोला, हे नंदिनी, तप रहा है हमारा जिस्म तुम्हारे करीब आने के लिए। प्लीज समझो ना, हमें करीब कर लो, हमें अपनी हमारे जिस्म की जरूरत को पूरा कर दो ना। इधर नंदिनी और कांपने लगी क्योंकि एक तो शिवांग की सर्द आवाज और ऊपर से उसके होठ अब नंदिनी के गाल से लेकर होठ तक को सहला रहे थे और नंदिनी सी रह रही थी। शिवांग नंदिनी की कमर पे हाथ रखकर उसे सहलाते हुए नंदिनी की साड़ी खोलना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थी और वो नंदिनी को महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने होठों से हल्के से नंदिनी के होठों को टच कर लिया और फिर उसकी कमर में अपनी एक उंगली डालकर साड़ी के प्लेट्स को एक एक करके खोलने लगा। नंदिनी इतना कांप रही थी कि अब वो खड़ी भी नहीं रह पा रही थी कि तभी बाहर गोली चलने की आवाज आई। आवाज सुनकर शिवांग अपने सेंस में आया और तुरंत नंदिनी को बिस्तर पे ढकेलकर अपनी शर्ट उठा के बोला, जब तक हम ना कहीं बाहर मत आना। इतना बोलकर शिवांग ने बाहर के कॉरिडोर से एक राइफल ली और निकल गया। इधर नंदिनी घबरा रही थी क्योंकि उसने सुना था महिमा जी से कि शिवांग के लिए खतरा बढ़ने वाला है। उसके ग्रहों की दिशा बहुत बुरी चल रही है और नंदिनी का दिल भी बहुत बेचैन हो गया था। क्या शिवांग के सच में है कोई बड़ा संकट? आखिर क्या है एसीपी का प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू।